हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बढ़िया ही होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ रिटर्न्स कितने टाइप्स का होता है, रिटर्न्स पे आपको क्या क्या चार्जेस लगता है, और मैं देने वाली हूँ आपको ढेर सारे टिप्स जिससे कि रिटर्न से होने वाले लॉसेस को आप बहुत हद तक कम कर पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसके बारे में। मैं मोमिता और स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल जायका सेलर ज्ञान पे। सबसे पहले समझ लेंगे कि रिटर्न्स क्या होता है। जब आप अपनी प्रोडक्ट्स को कस्टमर तक भेजते हैं और किसी भी कारण वो डिलीवरी नहीं हो पाता, कस्टमर को प्रोडक्ट नहीं मिलता, वो फिर आपके पास वो आइटम वापस आ जाता है, या फिर आइटम डिलीवरी होने के बाद किसी भी रीजन से कस्टमर को पसंद नहीं आया या फिर डैमेज हो गया प्रोडक्ट इन ट्रांजिट, तो भी कस्टमर वो प्रोडक्ट आपको वापस भेज देते हैं। तो ये होता है रिटर्न। तो यहाँ पे एक बात समझिए, ई कॉमर्स बिजनेस में रिटर्न आना तय है, क्योंकि कस्टमर प्रोडक्ट को हाथ में रख के फिल करके वो परचेज नहीं करते हैं। जो भी आप लिस्टिंग में प्रोवाइड करते हैं कस्टमर के लिए, जो भी डिस्क्रिप्शन आप डालते हैं, जो भी फोटो आप डालते हैं, वो ही देख के कस्टमर आपके प्रोडक्ट को परचेस करते हैं। तो इसमें रिटर्न आना ई कॉमर्स बिजनेस का एक पार्ट बन चुका है। ये एक पार्ट है, आपको इसे ध्यान में रख के ही चलना है। आपको ई कॉमर्स बिजनेस करना है तो रिटर्न एक पार्ट हो गया, ठीक है। इसे घबराना नहीं है, इसे आपको अपने कंट्रोल में रखना है। अभी जान लेंगे रिटर्न्स कितने टाइप्स के होते हैं। रिटर्न्स मेनली दो टाइप्स का होता है, एक हो गया कुरियर रिटर्न और दूसरा हो गया कस्टमर रिटर्न। अब कुरियर रिटर्न्स में भी दो टाइप का रिटर्न होता है, एक हो गया अनडिलीवरेबल और दूसरा हो गया रिफ्यूज बाय कस्टमर। अब मान लीजिए आपने कस्टमर तक प्रोडक्ट भेजा और किसी भी रीजन से कुरियर पर्सन का कस्टमर के साथ कनेक्शन नहीं हो पाया, या तो कस्टमर ने कॉल रिसीव नहीं किया, या तो कोई एड्रेस कस्टमर ने जो प्रोवाइड किया था वो गलत निकला, तो कुल मिला के प्रोडक्ट डिलीवरी नहीं हो पाया, तो इसे कहा जाता है अनडिलीवरेबल। मतलब बिना डिलीवरी होके आपके पास आपके प्रोडक्ट वापस आ गया। तो ये कुरियर रिटर्न का एक टाइप हो गया। दूसरा टाइप है कि रिफ्यूज्ड बाय कस्टमर, यानी कि आपने प्रोडक्ट भेजा और कस्टमर ने जब कुरियर पर्सन कांटेक्ट किए तो कांटेक्ट होने के बाद कस्टमर ने रिफ्यूज कर दिया। किसी भी कारण से, कोई भी रीजन हो सकता है, या तो उस टाइम पे कस्टमर अवेलेबल नहीं है एड्रेस पे, या फिर कोई कैश इशू हो गया होगा, उन्होंने पे नहीं किया, तो हो सकता है, कोई भी रीजन हो सकता है, या फिर उनको उस टाइम पे प्रोडक्ट नहीं चाहिए, किसी कहीं और जगह से उन्होंने ऑलरेडी परचेस कर लिए हैं, तो फिर इसी कारण से कोई भी रीजन से उन्होंने आपकी डिलीवरी जो है, आपकी प्रोडक्ट की डिलीवरी रिफ्यूज कर दिए। तो ये भी हो गया कुरियर रिटर्न, ठीक है। तो अब सेकेंड टाइप्स की जो रिटर्न है वो है कस्टमर रिटर्न। इसमें क्या होता है कि आपने प्रोडक्ट भेजा, डिलीवरी भी हुआ, और डिलीवर होने के बाद आपके कस्टमर ने प्रोडक्ट वापस भेज दिया किसी भी रीजन से। हो सकता है कि प्रोडक्ट उनको डैमेज मिला, या कोई साइज फिट इशू हो गया, या फिर प्रोडक्ट सिर्फ बिना मतलब का रीजन से, जैसे कि प्रोडक्ट पसंद नहीं आया, या फिर प्रोडक्ट मुझे सूट नहीं कर रहा है। ये भी काफी सारे फालतू के एक्सक्यूजेस है, फालतू के ऑप्शंस भी है, जिससे कि कस्टमर प्रोडक्ट से पसंद नहीं आया, जिससे कि कस्टमर ऐसे रीजन से प्रोडक्ट को रिटर्न कर देते हैं, और इसे कस्टमर रिटर्न कहा जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि आपको चार्जेस क्या क्या लगेगा रिटर्न्स में, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे कुरियर रिटर्न्स की। कुरियर रिटर्न्स में जो दो टाइप का रिटर्न होता है, आपने जाना अनडिलीवरेबल और रिजेक्टेड बाय कस्टमर। तो अनडिलीवरेबल में क्या होता है कि आपको रेफरल फी, क्लोजिंग फी और इजी शिफ्ट फी, ठीक है, ये तीनों ही 100% रीइंबर्समेंट हो जाता है, ठीक है। तो इसमें आपको इसमें अगर आप एबीए की बात कर रहे हैं तो एबीए में भी सेम एप्लीकेबल है, ठीक है। रेफरल फी, क्लोजिंग फी और फीस आपका एबीए का जो लग रहा है वो रिटर्न हो जाता है, 100% रीइंबर्समेंट आपको मिल जाता है। जैसे ही आपको कुरियर रिटर्न में रिजेक्टेड बाय कस्टमर जैसे ही हो गया, मतलब कस्टमर से एक बार कांटेक्ट हो गया कुरियर पर्सन का और रिजेक्ट हो गया, उसके बाद आपको रेफरल फी और क्लोजिंग फी तो आपको 100% रीइंबर्समेंट मिल जाता है। लेकिन इजी शिप फीस, मतलब जो शिपिंग फी हो गया, और अगर एफबीए का है तो उसमें जो शिपिंग फी लग रहा है उसमें आपको
100% रीइंबर्समेंट नहीं होता, कुछ केस में होता है। और यहाँ पे एक कैच है, ठीक है, ये आप पहले समझ लीजिए। यहाँ पे आपको उन ऑर्डर्स पे ही वही ऑर्डर्स एलिजिबल होता है रीइंबर्समेंट पाने के लिए जब 8% के ऊपर रिटर्न रेट आपका होता है रिफ्यूज बाय कस्टमर का, ठीक है। मान लीजिए, इसको हम एग्जांपल देके समझाते हैं। अगर आपका एक महीने में 100 ऑर्डर आ रहा है और 100 ऑर्डर्स में से 10 आपका ऐसे कुरियर रिटर्न आया रिजेक्टेड बाय कस्टमर, ठीक है, तो उसमें आपका 10% रिटर्न रेट हो गया रिजेक्टेड बाय कस्टमर का कुरियर रिटर्न में। तो जैसे आप 8% थ्रेशोल्ड आप क्रॉस किए, उसके ऊपर जो आपका वो 2 ऑर्डर्स का यानी कि 2% का ही आपको रीइंबर्समेंट मिलेगा। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है। कैच यही है कि आपको सारे रिजेक्टेड कस्टमर ऑर्डर्स में आपको रीइंबर्समेंट नहीं मिलने वाला शिपिंग फीस में, आपको उसी केस में मिलेगा जब आप 8% रिटर्न रेट क्रॉस करेंगे, ठीक है। उसके बाद का ही ऑर्डर्स पे रिजेक्टेड बाय कस्टमर कुरियर ऑर्डर रिटर्न्स में ही आपको रीइंबर्समेंट मिलेगा। तो आप समझ गए होंगे ना कि बेजोस भाई साहब क्यों वर्ल्ड की रिचेस्ट में पर्सन में से एक है, क्योंकि आपको यानी कि सेलर को एनी हाउ रिटर्न्स में अनडिलीवरेबल छोड़ के जितने भी रिटर्न्स होते हैं उसमें नुकसान होना ही है, ठीक है। अब बात करते हैं कस्टमर रिटर्न्स की, ठीक है। अभी कस्टमर रिटर्न्स में क्या होता है, जैसे कि आपका ऑर्डर हो गया डिलीवर और उसके बाद कुछ भी रीजन देके कस्टमर अगर आपको भेज रहे हैं रिटर्न्स, अगर आप वो मांग रहे हैं, तो फिर इन दैट केस रेफरल फीस, क्लोजिंग फी और शिपिंग फी ये आप कुछ भी मिलने वाला नहीं है, ठीक है। हाँ, इसमें अगर रिफंड अगर दे रहे हैं तो उसमें से 20% रेफरल फीस की अमेजन रिटेन करते हैं, यानी कि अमेजन के पास 20% अमेजन इसमें 20% डिडक्ट करते हैं रेफरल फीस में से, और फिर बाकी 80% आपको रीइंबर्समेंट हो जाता है फुल रिफंड की केसेस में, ठीक है। तो रिफंड की केस अलग हो गया। और यहाँ पे कुल मिला के सेलर को रेफरल फी, क्लोजिंग फी और शिपिंग फीस तो आप भूल ही जाइए। शिपिंग फीस में आपको कोई भी रीइंबर्समेंट नहीं मिलता है, ठीक है। सिर्फ रेफरल फीस में 20% अमेजन रिटर्न करते हैं, बाकी 80% रीइंबर्समेंट हो जाएगा इन केस ऑफ फुल रिफंड। और अगर कस्टमर आपसे रिप्लेसमेंट मांग लिया, मतलब कि आपने कुछ या तो गलत कलर का प्रोडक्ट आप भेज दिए हैं या फिर गलत साइज का भेज दिए हैं और कस्टमर रिप्लेसमेंट मांग रहा है, तो फिर आप तो गए, मतलब आपका नुकसान होना तो तय है, क्योंकि एक तो आपको रेफरल फीस नहीं मिलने वाला, आपको क्लोजिंग फीस तो आप भूल ही जाइए। शिपिंग फीस में तो आपको कोई भी रीइंबर्समेंट या कुछ भी ऐसा नहीं मिलता, मतलब उसमें तो नुकसान तो क्या, आप प्रॉफिट तो छोड़ ही दीजिए, मतलब नुकसान भी माइनस में रहते हैं, मतलब एकदम माइनस में रहते हैं, ठीक है। तो आपको ये कोशिश करना है कि अगर कस्टमर ने आपको रिटर्न कर दिया और आपने फुल रिफंड कर दिया तो फिर बहुत अच्छी बात है, आपको 80% फिर मिल भी जाएगा रेफरल फीस में, क्लोजिंग फीस गया, शिपिंग फीस गया, ठीक है। लेकिन अगर रिप्लेसमेंट मांग लिया तो फिर आपको तो शिपिंग फीस तो आपका पूरा ही गया, और रेफरल फीस तो वो तो लगेगा ही, वैसे भी सेल हुआ है तो लगेगा ही, ठीक है। तो ये होता है पूरा स्ट्रक्चर जो आपको ये सारे जो चार्जेस है वो लगता है रिटर्न्स में, ठीक है। और इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अमेजन में बहुत क्लियरली इस पॉलिसी को इलैबोरेट किया है कि क्या क्या आपको चार्जेस लगेगा। उस हिसाब से अगर आप अपने देख रहे हो कि किसी भी रिपोर्ट्स में अगर इसमें कम या ज़्यादा कुछ भी हुआ है, कोई भी डिस्प्यूट हुआ है, तो आप अमेजन को पूछ सकते हो। अमेजन पे आप ईमेल करके ये जो भी आपका डिस्प्यूट है वो आप क्लैरिफिकेशन आप मांग सकते हैं। तो इसलिए मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे न्यू सेलर हैं उनको ये सब कुछ पता नहीं होता है, ठीक है। कैसे रिटर्न्स को आप मैनेज करना है और कैसे रिटर्न्स को कम करना है, इसके बारे में जानेंगे। लेकिन पहले आप वो फीस वगैरह ज़रूर देख लीजिए, तो उस हिसाब से आप अपनी प्रोडक्ट की प्राइस भी करेंगे तो आप नुकसान से, मतलब कुछ हद तक नुकसान तो कम कर ही पाएंगे। अभी बात करते हैं कि कैसे आप इन सारे रिटर्न्स की मुसीबत को थोड़ा सा कम कर पाएंगे, कंट्रोल में अपना रख पाएंगे रिटर्न्स को। वो कौन से सारे स्टेप्स हैं जो आपको करना चाहिए, हर न्यू सेलर हो या ओल्ड सेलर हो, करना ही चाहिए। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं आपकी लिस्टिंग के बारे में।
आप लिस्टिंग आपको प्रॉपरली करना है ताकि आप रिटर्न बहुत हद तक कम करें। आप वो कैसे करेंगे, मैं यहाँ पे आपको कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स मैं यहाँ पे देना चाहूँगी। जो भी न्यू सेलर होते हैं ऐसे ही वो प्रोडक्ट अपलोड कर देते हैं, लेकिन ये बात को आपको समझना है कि आपकी प्रोडक्ट की जो लिस्टिंग, यानी कि आपकी जो प्रोडक्ट आप लिस्ट करते हो, जो डिस्क्राइब करते हो अपनी प्रोडक्ट को, तो उसे आपको क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करना चाहिए ताकि जब आपकी प्रोडक्ट आप डिलीवर कर रहे हो कस्टमर को, तो कस्टमर को ये पता चलना चाहिए पहले से ही जब वो ऑर्डर कर रहे हैं कि उसने क्या मिलने वाला है। ठीक है, तो मान लीजिए मैं एक एग्जांपल देके आपको समझाती हूँ। एक्चुअली मैं आपको यहाँ पे 3 एग्जांपल दे दूंगी तो आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा कि क्या टिप्स आपको, क्या क्या आपको यहाँ पे ऐड करना है, अपनी लिस्टिंग में क्या क्या ऐड करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, मान लीजिए जैसे हम स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये एक प्रोडक्ट है, ये बैग्स है। ठीक है, तो बैग्स जैसे प्रोडक्ट या फिर कोई भी प्रोडक्ट जिसमें कि साइज पता नहीं चलता, ठीक है, कि वो स्मॉल साइज का है या बिग साइज का है, वो आप जब फोटोग्राफी करते हो तो उसमें जब आप क्लोजअप आप शॉट लेते हो या फिर प्रोडक्ट की कोई भी फोटो से पता नहीं चलता कि प्रोडक्ट की साइज एग्जैक्टली क्या है, तो उसमें आपको सिंपली प्रोडक्ट के पेज पे, आप प्रोडक्ट फोटो पे आपको सेकंड या थर्ड इमेज में प्रोडक्ट की डायमेंशन आपको लिख के फोटो अपलोड करना चाहिए। प्रोडक्ट की डायमेंशन वाली फोटो आपको अपलोड करना चाहिए। लेंथ हो गया, ब्रेड्थ हो गया, हाइट क्या है प्रोडक्ट की, वो आपको जरूर ऐसे डायमेंशन वाला फोटो अपलोड करना चाहिए आपकी प्रोडक्ट की। तब कस्टमर को पता चल जाएगा एग्जैक्टली फोटो देख के ही कि उन्हें एग्जैक्टली किस साइज का आइटम मिलने वाला है। मान लीजिए आपके पास कोई आइडल है, ठीक है, और कस्टमर आपके सिर्फ फोटो देख के ही वो प्रोडक्ट परचेस कर रहे हैं, तो उनको कैसे पता चलेगा कि वो उनके ड्राइंग रूम के लिए वो छोटा है या बड़ा है साइज में, राइट। तो वो जैसे ही उनको ऑर्डर रिसीव होगा और वो जब देखेंगे कि उनके मुताबिक वो नहीं हुआ, क्योंकि प्रोडक्ट की फोटो से वो पता नहीं चलता है, तो वो रिटर्न करेंगे ही करेंगे। तो यहाँ पे आप रिटर्न को रिड्यूस कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट की साइज एग्जैक्टली, डायमेंशन वगैरह फोटो आप अपनी प्रोडक्ट की इमेज पे ऐड करके। ठीक है, तो ये हो गया नंबर 1 जो आप लिस्टिंग में ऐड कर सकते हैं। दूसरा हो गया जो ऐसे कैटेगरी के आप प्रोडक्ट है जिसमें कि साइज का बहुत वेरिएशन है आपके पास, मतलब कि साइज का मेन इशू होता है रिटर्न में। तो ऐसे प्रोडक्ट्स में आप क्या कर सकते हैं कि अमेजन की जो साइज गाइड है वो तो आपका कोई भी लिस्टिंग में आप दे रहे हैं या नहीं दे रहे, वो तो ऐड होगा ऑटोमेटिकली, लेकिन आपको क्या करना है, आपको वो गाइड जो है वो तो है ही, उसके साथ साथ प्रोडक्ट की जो फोटो है जिसमें आप इमेज डालते हो उसमें एक इमेज आपको साइज गाइड का भी देना चाहिए। मान लीजिए आपने शर्ट या टी शर्ट अपलोड किए, तो उसमें स्मॉल साइज आप कितने इंचेस का होना चाहिए, मीडियम साइज कितने इंचेस का होना चाहिए, उसका जो एक साइज गाइड होता है वो फोटो भी आपको जरूर इंक्लूड कर देना चाहिए आपकी प्रोडक्ट की इमेज में। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा एग्जांपल है, अगर आप कुर्ती या फिर प्लाजोज वगैरह सेल करते हैं तो फिर आपको ये रिटर्न का इशू होता है कि काफ़ी बार देखा गया है कि लेंथ फिट नहीं होता, वो भी एक साइज फिट इशू ही हो गया जिसमें कि आपको रिटर्न बहुत ज़्यादा आता है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, जिस भी मॉडल से आप फोटोशूट करवा रहे हैं उस मॉडल का मेजरमेंट भी आपको अपनी बुलेट पॉइंट्स में ज़रूर डालना चाहिए, इससे कि कस्टमर को पता चल जाएगा कि के साइज के हिसाब से और मॉडल के मेजरमेंट को देख के पता चल जाएगा कि वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट फिट होगा या नहीं, लॉन्ग होगा या शॉर्ट होगा, उस हिसाब से फिर कस्टमर ऑर्डर प्लेस करेंगे। क्योंकि ध्यान दीजिए आपकी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन, बुलेट पॉइंट्स, फोटो देख के ही कस्टमर परचेस करते हैं, उन्हें उसी वक्त पता चलना चाहिए कि उन्हें एग्जैक्टली क्या मिलने वाला है। ठीक है, बार बार मैं यही बता रही हूँ, यही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको टोटली आपकी साइज का अगर कोई प्रोडक्ट है, अगर डायमेंशन वाला इशू होता है, तो आपको वो सारी डिटेल्स अपनी डिस्क्रिप्शन में, अपनी फोटो में ज़रूर वो देना चाहिए। ठीक है, ज़्यादातर सेलर इसी पे गलती करते हैं। नेक्स्ट, आप लिस्टिंग में और क्या बेटर कर सकते हैं, इसमें इम्पॉर्टेंट है फोटोग्राफी। ठीक है, आप जब भी कोई प्रोडक्ट की फ़ोटो आप खींचते हैं तो आप
आपका कोशिश ये रहता है कि प्रेजेंटेबल करने के लिए प्रोडक्ट को ज़्यादा आप ब्यूटीफाई कर देते हैं। इसमें कलर आप ज़्यादा से ब्राइट कर देते हैं तो प्रोडक्ट की कलर जो है, एक्चुअल कलर जो है उस पर चेंज हो जाता है, चेंजेस आ जाता है। और इससे जब आप प्रोडक्ट भेजते हैं और कस्टमर को जब दूसरे टाइप की कलर की प्रोडक्ट रिसीव होता है तो उन्हें लगता है या तो आप रॉन्ग कलर की प्रोडक्ट आप भेजे हैं या फिर उन्हें वो प्रोडक्ट पसंद नहीं आता, क्योंकि कलर में काफ़ी डिफरेंस आ जाती है। तो इसमें आपको चेक करना है, जब आप फोटो खींच रहे हो, खुद से कर रहे हो या फोटोग्राफर से करवा रहे हो, जिसमें भी आप कर रहे हो, एडिटिंग में आप ज़्यादा प्रोडक्ट की फोटोग्राफी को ब्यूटीफाई ना करें, प्रोडक्ट की एक्चुअल जो कलर है वो ही रखने की कोशिश करें। ठीक है, तो ये हो गया लिस्टिंग में आप क्या क्या सुधार कर सकते हैं। इसके बाद तो आप जानते हैं कि डिस्क्राइब आप जितना ब्यूटीफुली करोगे, क्या क्या प्रोडक्ट में मिलने वाला है। अगर आप ऐसे आप प्रोडक्ट डील कर रहे हैं जिसमें कि आपके प्रोडक्ट पे बहुत सारे कंपोनेंट्स है, अलग अलग कंपोनेंट कस्टमर को जाएगा, तो उसका भी डिटेल्स आपको बुलेट पॉइंट पे जरूर मेंशन करना चाहिए कि एक साथ में एक पैक में प्रोडक्ट क्या क्या मिलने वाला है, क्या क्या कंपोनेंट्स उसमें रहेगा उस पैक के अंदर। ठीक है, तो ये भी आपको जरूर मेंशन करना चाहिए। अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं और आपको लग रहा है कि मैं जो टिप्स आपको दे रही हूँ ये हेल्पफुल है, तो फिर आप इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। सेकेंड टिप्स हो गया कि जब भी आपको ऑर्डर आएगा तो आप कोशिश करें उसी दिन डिस्पैच करने के लिए। ठीक है, ये तो तय है कि डिस्पैच रेट आपका कम होगा, डिस्पैच रेट आपका प्रॉपर रहेगा, लेकिन आप जब डिस्पैच कर रहे हैं तो उसके पहले आप ज़रूर देखिए कि वो ऑर्डर जो है उसका एड्रेस प्रॉपर है कि नहीं, कस्टमर का एड्रेस प्रॉपर है कि नहीं। ठीक है, तो अमेजन पे आपको कस्टमर का कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी मिलता है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कस्टमर को। तो आप बायर का जो मैसेज सेक्शन है उसमें भी आप मैसेज डाल के देख सकते हैं कि हाँ, उसमें अगर आपको लगे कि कोई एड्रेस जो है वो प्रॉपर नहीं है, बहुत शॉर्ट एड्रेस है, उसमें डिलीवरी करना पॉसिबल नहीं होगा अकॉर्डिंग टू यू, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आपको उस ऑर्डर पे उस कस्टमर को आपको ज़रूर कांटेक्ट करना चाहिए। और साथ ही साथ आपको अमेजन को भी ये बताना चाहिए कि उस ऑर्डर पे कुछ इश्यू या डिस्प्यूट आपको लग रहा है। नेक्स्ट स्टेप, आपको पैकेजिंग में ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो इन ट्रांजिट में डैमेज ना हो आपकी प्रोडक्ट, ताकि आपकी कस्टमर को डैमेज आइटम ना मिले। आप कोशिश कीजिए, आप जो प्रोडक्ट को पैक कर रहे हैं तो उसमें आपका इंटरनल पैकिंग में आप बबल रैप का यूज़ करें या फिर कॉर्रुगेटेड शीट होता है उसका आप यूज़ करें, ताकि कुल मिला के वो प्रोटेक्टेड रहे, इन ट्रांजिट में वो डैमेज ना हो। ठीक है, जब कस्टमर को मिले, आपके तरफ से ऐसा होना चाहिए कोई भी डिफेक्टिव या डैमेज प्रोडक्ट कस्टमर को ना मिले। ठीक है, फिर ऑर्डर आने के बाद तो आपको तुरंत चेक करना चाहिए जिस प्रोडक्ट का, अगर आप ऐसे सील्ड पैक आइटम्स है आप बेच रहे हैं तो फिर वो प्रॉपरली सील्ड है कि नहीं, फिर उसमें जो कंपोनेंट्स आप दे रहे हैं वो प्रॉपरली इंटरनली पैक हो रहा है कि नहीं, वो भी आपको चेक करना होता है। और साथ में आपको पैकेजिंग सही से करना होता है। उसमें अगर थोड़ा बहुत आपको कॉस्ट एक्स्ट्रा लग भी रहा है तो वो कॉस्ट आप दीजिए। ये तो बेहतर होगा ना कि आप अगर 5 रुपया या 10 रुपया आप अपनी पैकेजिंग में खर्चा कर रहे हैं, वो बेटर है देन कि आपका प्रोडक्ट रिटर्न होके आपके पास आएगा तो वो तो प्रोडक्ट इन ट्रांजिट डैमेज भी हो गया, वो प्रोडक्ट आपका किसी भी काम का नहीं रहा, फिर उल्टा शिपिंग कॉस्ट भी आपको लग गया, तो ये सारी जो रिटर्न की फीस आपको लग गया। ठीक है, तो इससे तो बेटर है कि आप 10 या आपका 20 रुपया भी खर्चा हो रहा है एक ऑर्डर पे तो वो चलेगा, वो सही होगा, है ना। तो इस पे आपको पैकेजिंग का भी, इनर पैकेजिंग का आपको ध्यान रखना चाहिए। ऐसे ही किसी प्रोडक्ट को आप सिर्फ अमेजन के पैक पे ही पैक करके मत भेज दीजिए, इनसाइड पैकेजिंग आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट जो रिटर्न्स में इश्यूज होता है कि ज़्यादातर न्यू सेलर में ये देखा गया है कि आप गलत आइटम शिप कर देते हैं। तो वो क्यों होता है, जब एक साथ आपको बल्क में ऑर्डर आ जाता है, काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर आ जाता है, तो आप जब पैक करते हैं तो फिर हो सकता है कि किसी पार्सल का लेवल, शिपिंग लेवल किसी और पार्सल में आप लगा देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपको आपके कस्टमर को रॉन्ग प्रोडक्ट चला जाता है। तो इसमें आपको हड़बड़ी नहीं करना है। जब आप ऑर्डर पैक कर रहे हो तो फिर आपको शिपिंग लेवल पे जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की एसक्यू देख के, आपको प्रोडक्ट के ऑर्डर आईडी देख के, उसमें कौन सा आइटम ऑर्डर हुआ है, उसी आइटम पे आप प्रॉपर शिपिंग लेवल ही चिपकाइए। इसमें आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आप कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस में
ये रिटर्न की जो भी फीस मैंने आपको बताया, जो आप चेक कर सकते हैं लिंक से भी, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ये सारे जो रिटर्न की फीस है, जो रिटर्न के चार्जेस आपको लगता है, वो आप अपनी प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस पे ज़रूर ऐड करें। इससे क्या होगा कि आप जो सक्सेसफुल ऑर्डर डिलीवर करेंगे, उस सक्सेसफुल ऑर्डर पे इक्वली फिर ये बट जाएगा आपकी जो रिटर्न से जो लॉसेस हो रहा है। ठीक है, तो आपकी प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस में आप रिटर्न फीस भी ज़रूर ऐड करें। कट टू कट मार्जिन मत रखिए। बहुत सारे ऐसे सेलर होते हैं जो कट टू कट प्रॉफिट मार्जिन रखते हैं और इसके कारण फिर उन्हें नुकसान दिखना पड़ता है। जब वो मंथ के एंड पे कैलकुलेशन करते हैं तब उनको नुकसान देखने को मिलता है। नुकसान होता ही है क्योंकि आपने रिटर्न का जो फीसेस है वो तो आपने कैलकुलेट किया ही नहीं। तो आपको कट टू कट प्रॉफिट मार्जिन के साथ आपको रिटर्न के चार्जेस भी अपनी प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस पे जरूर ऐड करना चाहिए। अब कैलकुलेट जब आप करने बैठेंगे तो आपको कैलकुलेट ऐसे करना है कि आपको 15% मान के चलना है कि आपको रिटर्न आएगा ही आएगा। जितना भी ऑर्डर्स आपको आ रहा है 15% आपको रिटर्न आएगा। ठीक है, ये कैलकुलेट करके फिर आप अपनी प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस को जरूर करें। और 15% के ऊपर अगर आपकी रिटर्न रेट हो रहा है तो फिर उसमें आपको फिर चेक करना पड़ता है आपकी प्रोडक्ट पे वो क्या इश्यूज है रिटर्न की पर्टिकुलर, कि किसके कारण इतना ज़्यादा रिटर्न आ रहा है कि 15% की ओवर आपको रिटर्न आ गया। वो क्या प्रोडक्ट की पर्टिकुलर किसी प्रोडक्ट पे हो रहा है? अगर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे वो हो रहा है तो फिर आपको वो प्रोडक्ट को स्क्रैप कर देना चाहिए। वो प्रोडक्ट को आगे लेके जाने का कोई मतलब नहीं बनता क्योंकि वो आगे चल के भी आपको लॉसेस ही देगा। तो फिर आपको वो प्रोडक्ट को स्क्रैप कर देना चाहिए, वो प्रोडक्ट बेचना नहीं चाहिए। नेक्स्ट आपको ये देखना होता है कि अगर आपके अकाउंट में हर प्रोडक्ट पे अगर ऐसा हो रहा है रिटर्न इशू, सिर्फ एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे नहीं, मैक्सिमम प्रोडक्ट पे अगर रिटर्न इशू हो रहा है तो फिर उसमें आपको देखना पड़ता है कि वो कौन सी रिटर्न है जिसपे कि आपके अगर कंट्रोल में है तो आप वो कैसे सुधार कर सकते हैं। ठीक है, क्या डिफेक्ट का इशू है, क्या डैमेज का इशू है, इन ट्रांजिट डैमेज हो रहा है आपके प्रोडक्ट, क्या आपके पैकिंग में प्रॉब्लम है, फिर ये सारी चीज़ें इवेल्यूएट करना पड़ता है। तो आपको अपनी ऑर्डर की रिटर्न्स को मॉनिटर करना पड़ता है प्रॉपरली कि आपकी रिटर्न्स क्यों आ रहा है। वो कहीं एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे तो नहीं आ रहा, या फिर सारे प्रोडक्ट पे अगर आ रहा है वो तो कौन सी रीज़न ज़्यादा आपको देखने को मिलता है, कस्टमर जो क्यों आपके प्रोडक्ट को ज़्यादा वो रिटर्न कर रहे हैं। तो यही सारे टिप्स है जो आप फॉलो करेंगे तो आपकी रिटर्न की लॉसेस आप काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। ट्रस्ट में आप काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं और अपनी ये जो ई कॉमर्स की जो रिटर्न होता है उसे आप अपने कंट्रोल में रख पाएंगे। और अगर आपको लगता है कि आप इस वीडियो से दूसरे का भी मदद हो सकता है तो आप अपने सर्कल में उन सेलर के साथ भी ये वीडियो को ज़रूर शेयर करें जिनको इन सारे टिप्स से मदद हो सके, जो काफ़ी परेशान रहते हैं अपनी रिटर्न्स के लॉस जो होता है उसे लेकर। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लाइक भी इस वीडियो को ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका समय शुभ रहे।